वो ये कि इनकी जो जेठानी थी ना, सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, सबका बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मौत के बाद कोई किसी का नहीं होता, कि 2006 में इनकी जेठानी की मौत हो गई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो ऊपर पढ़ने के लिए तो गया, लेकिन कई घंटे बाद भी, 5-6 घंटे बाद भी, डिनर के टाइम तक भी वो नीचे नहीं आया और उसके गले में एक दुपट्टे का फंदा डला हुआ था। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको 2 रियल हॉरर स्टोरीज सुनाने जा रहा हूँ और दोनों की दोनों स्टोरीज एक से बढ़कर एक हैं और मुझे पूरा यकीन है, ये कहानियाँ सुनने के बाद कम से कम आज रात तो आपको नींद नहीं आने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और मेरे यूट्यूब चैनल अनएक्सप्लेन्ड बाय प्रवीण में आपका स्वागत है। अगर आपको भूत, प्रेत, जिन, पिशाच और अलग-अलग तरह के हॉरर टॉपिक्स की रियल हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। बात करूं आज की हॉरर स्टोरीज की, तो ये फर्स्ट स्टोरी लखनऊ से मेरे एक व्यूवर ने मुझे कुछ टाइम पहले भेजी थी। अब कहानी स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि ज्यादातर स्टोरीज जो मैं आपको अपने चैनल पर सुनाता हूं, वो मुझे मेरे व्यूवर्स की ही भेजी गई होती हैं। तो बहुत से व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्टोरीज में अपना नाम और लोकेशन वगैरह बता देते हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते कि उनकी पर्सनल डिटेल्स दुनिया के सामने आए, इसलिए वो अपना नाम और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह बताने से बचते हैं। तो इस फर्स्ट स्टोरी में भी इन्होंने अपनी लोकेशन तो मुझे बताई है, लेकिन अपना रियल नाम नहीं बताया। लेकिन स्टोरी टेलिंग के पर्पज से मैं इनको दीपक कह के बुलाऊंगा। तो दीपक बताता है कि बहुत साल पहले की बात है, ये लोग लखनऊ के एक काफी पॉश एरिया में रहा करते थे और ये बताता है कि इनकी जो फैमिली है, मतलब इनका जो खानदान है, पूरे रिलेशन वगैरह, रिश्तेदार वगैरह जो हैं, ये बहुत इनका इनका बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। लेकिन ये सब चीजें असल में इनके साथ में नहीं हुई थी, ये सब चीजें इनकी एक बुआ के साथ में हुई थी और इनकी बुआ का परिवार भी लखनऊ में ही रहा करता था। तो ये कई साल पहले की बात है। उस टाइम इनकी बुआ की शादी को हुए कई साल हो चुके थे और इनकी बुआ की जो फैमिली थी, वो एक जॉइंट फैमिली थी। मतलब इनके घर पे इनकी बुआ, उनके हस्बैंड, बच्चे और उनकी जेठानी वगैरह सब एक ही घर में रहा करते थे। तो साल 2010 की बात है। अब इनकी जो जेठानी थी ना, ये बताते हैं कि वो जेठानी थी तो इनकी बुआ की जेठानी, लेकिन उनका नेचर बहुत अच्छा था। वो इनकी बुआ से बहुत अच्छे से बात करती थी। सिर्फ इनकी बुआ से ही नहीं, सभी रिश्तेदारों से, घर में भी सबकी, मतलब उनका जो नेचर था वो वाक़ई में बहुत अच्छा, बहुत ही फ्रेंडली नेचर इनकी बुआ की जेठानी का हुआ करता था। लेकिन इनकी जेठानी के साथ में एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि उनके बच्चे नहीं होते थे। असल में उनकी जेठानी के ऊपर किसी ने कुछ ऐसा करवा रखा था कि उनके या तो बच्चे होते ही नहीं थे, मतलब कि वो या तो प्रेग्नेंट ही नहीं होती थी, और अगर किसी तरह से वो प्रेग्नेंट हो भी जाती थी, तो डिलीवरी होते के साथ ही जैसे ही बच्चा पैदा होता, बच्चे की मौत हो जाती थी। और इस वजह से शादी के कम से कम 8-10 साल होने के बाद भी इसकी जेठानी की कोई औलाद नहीं थी, मतलब कोई जिंदा औलाद नहीं थी। लेकिन फिर बहुत जगह दिखाने के बाद, बहुत से मंदिरों में बाबाओं वगैरह को दिखाने के बाद, इसकी बुआ ने अपना थोड़ा बहुत इलाज करवाया और फिर तब जाके इसकी बुआ को एक बेटी पैदा हुई। अब चूंकि वो बेटी इतनी मन्नतों के बाद, इतनी जगह दिखाने के बाद, धक्के खाने के बाद में इनको हुई थी, तो जाहिर सी बात है वो जो बच्ची थी, वो पूरे परिवार की सबसे लाडली बच्ची थी। परिवार के सब लोग उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे। तब तक इनकी जो बुआ थी ना, मतलब जब इनकी बुआ की जेठानी को वो लड़की पैदा हुई, तब तक इनकी बुआ को, जो कि उस घर की देवरानी थी, उनको ऑलरेडी 3 बच्चे पैदा हो चुके थे, जिसमें कि 2 लड़के थे, बड़े लड़के थे और तीसरी एक छोटी लड़की थी। तो सब कुछ आराम से नॉर्मल चल रहा था घर में, सब लोग खुश थे कि देवरानी को तो बच्चे हैं ही और जेठानी को भी बच्चा, एक गुड़िया पैदा हो गई, तो घर में भी सब लोग खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बार अचानक से इसकी जो जेठानी थी, इनकी बुआ की जेठानी, उनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब हुई तो फिर इनके घरवालों ने कई जगह उनको डॉक्टर्स को दिखाया, हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको ऐसी कौन-सी बीमारी हो गई है और लास्ट में उनका इलाज हुआ नहीं और उनकी मौत हो गई। मतलब वो बीमारी से ही उनकी मौत हुई थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने कुछ करवा दिया था। एटलीस्ट इन लोगों की तो नॉलेज में नहीं था कि किसी ने कुछ करवाया हो या कोई एक्सीडेंट में ऐसा कुछ हुआ हो। वो बीमारी से उनकी डेथ हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, वो ये कि इनकी जो जेठानी थी ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत ही अच्छी नेचर की थी। सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, सबका बहुत ध्यान रखती थी, सबसे प्यार करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मौत के बाद कोई किसी का नहीं होता। अब क्या हुआ कि 2006 में इनकी जेठानी की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद से ही ना, ये जिस घर में रहते थे, मतलब वो जो जिस घर में इनकी जॉइंट फैमिली रहा करती थी, उस घर में एक अजीब सी मनुष्य छा गई। इनका घर 2 मंजिल का था और ऊपर वाली जो मंजिल थी, उस पे इनकी जेठानी रहा करती थी। लेकिन उनकी मौत के बाद से घर में ऐसा हो गया
जैसे कि हर समय एक अजीब-सा भारीपन-सा, अजीब-सी एक सैडनेस वाली फीलिंग, एक सैडनेस वाली वाइब इनके घर में रहने लग गई। घर में सारे लोग मौजूद भी होते, आपस में बातें भी करते, लेकिन तब भी खुशी नहीं फ़ील होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मतलब एक टिपिकल हॉन्टेड हाउस वाली जो फीलिंग होती है, जैसे कि कोई आत्मा, कोई बुरी आत्मा हमारे आस-पास होती है, वो वाली टिपिकल जो फीलिंग होती है ना, वो इनको अपने घर में आने लगी थी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि ये सब कुछ इनकी जो जेठानी है, उसकी डेथ की वजह से हो रहा है या क्यों हो रहा है। लेकिन ये लोग ये अच्छे से फ़ील कर पा रहे थे कि इनके घर में एक अजीब-सी मनहूसियत छाई रहती है हर समय। अब साथ ही एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो इनकी बुआ की फैमिली थी ना, ये बहुत ही रिच और अच्छी फैमिली हुआ करती थी। इनके जो हस्बैंड थे, बुआ के हस्बैंड, इस लड़के के फूफा, ये आरबीआई में नौकरी करते थे। आरबीआई मतलब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। उनकी बहुत ही अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा कमाते थे वो। और उनकी लेकिन इनकी जो जेठानी थी, उसकी मौत के बाद से इनके घर में ऐसा होने लग गया कि चीज़ों में अड़चनें आने लग गईं। अब इनकी जो लड़की थी, उसकी भी शादी का टाइम हो रहा था, लेकिन बहुत कोशिश के बाद इनकी लड़की की भी शादी नहीं हो पा रही थी, जबकि बहुत कोशिश कर रहे थे कि कोई लड़का मिल जाए उसके लिए, लेकिन उसके लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर क्या हुआ, साल 2010 में इनका जो ऊपर वाला फ्लोर था ना, जिसमें इनकी जेठानी रहा करती थी, उस फ्लोर पे तो ऑलमोस्ट घर के सभी लोगों ने जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वहां जाते ही सबको एक अजीब सी डर वाली फीलिंग आती थी, दम सा घुटने लगता था, जैसे कि यहाँ की हवा बहुत भारी हो गई है। लेकिन फिर साल 2010 में क्या हुआ कि इनका जो छोटा वाला लड़का था ना, वो पढ़ाई करने के लिए एक शाम को ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, जिसपे कि नॉर्मली कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि वहां पे इनको हॉन्टेड फीलिंग आती थी। वो वहां पे जाके पढ़ाई करता और कुछ घंटे पढ़ने के बाद में रात में जब खाने का टाइम होता है इनका, उससे पहले वो वापस आ जाता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो ऊपर पढ़ने के लिए तो गया, लेकिन कई घंटे बाद भी, 5-6 घंटे बाद भी, डिनर के टाइम तक भी वो नीचे नहीं आया। तो उस लड़के का जो बड़ा भाई था, मतलब इनकी बुआ का जो बड़ा वाला लड़का था, उसने सोचा कि चल एक बार जाकर देखता हूँ कि क्या हो गया उसको, वो नीचे क्यों नहीं आया अभी तक। तो उसका बड़ा भाई ऊपर गया ना, तो पता है उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो जो उसका छोटा भाई था, ऊपर कमरे के बाहर जो दीवार थी, मतलब एक छोटा-सा एरिया था, गैलरी टाइप एरिया, जो कि सामने सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की छत की तरफ जाता था। उस कमरे के बाहर दीवार से कमर से टेक लगा के इसका छोटा भाई बैठा हुआ था, और उसके गले में एक दुपट्टे का फंदा डला हुआ था, और वो दुपट्टे का फंदा एक तरफ तो इसके गले में बंधा था, और उसका दूसरा हिस्सा अंदर कमरे में पंखे पे बंधा हुआ था। तो उसने दूर से देखा अपने छोटे भाई को कि इसके तो गले में फंदा लगा हुआ है, तो वो जल्दी से भाग के उसके पास में गया, उसके गले से वो फंदा हटाया और उसको जो है हिला के उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो लड़का मर चुका था। तो ये लड़का चीखा, मतलब इसका बड़ा भाई, ये एकदम से ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगा। तो उसके चीखने की आवाज़ सुन के बाकी घर के सब लोग जल्दी से भागते हुए ऊपर आए। तो उन्होंने भी देखा कि इसका जो भाई था, उसके गले में फंदा डला हुआ था एक दुपट्टे का, और दूसरा सिरा, जैसे मैंने बताया, अंदर पंखे पे बंधा हुआ था। अब यहाँ पे सोचने वाली सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर उस लड़के ने खुद से फांसी लगाई थी, तो वो बाहर कैसे बैठा हुआ था? मतलब अगर उसने पंखे से लटका होता, तो वो पंखे के नीचे लटका होता ना, कमरे के बाहर तो दीवार से टेक लगा के नहीं बैठा होता। तो उसका मतलब ये सुसाइड का केस नहीं हो सकता था। अब सुसाइड का केस नहीं था, तो फिर तो ये 100% मर्डर था। लेकिन उसको मारेगा कौन? अपने ही छोटे भाई को, अपने ही परिवार के बच्चे को कोई क्यों मारेगा? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया? उस लड़के की मौत कैसे हो गई? घर के सब लोगों का रो-रो के बुरा हाल था। तो फिर जैसा कि नॉर्मली होता है इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के केसेस में, सब रिश्तेदारियों में, सब जानने वालों में फ़ोन करा गया, बताया गया कि भई इस तरह की चीज़ हो गई है घर में। तो ये लड़का जिसने स्टोरी भेजी है, ये इनकी फैमिली के पास भी फ़ोन गया, तो ये लोग भी जल्दी से वहाँ पे घर पे पहुँचे। और फिर इसके बाद जैसे-तैसे घरवालों को शांत किया गया और उस लड़के का क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। लेकिन ये बात अभी भी किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। जब रिश्तेदार वगैरह आए तो सबको पता है कि वो ऐसे-ऐसे बैठा हुआ था, उसके गले में फंदा डला हुआ था। तो सबने आपस में बातें करी कि भई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो नेचुरली तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो किसी को भी समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा ऐसा कैसे हो गया? लेकिन एक चीज़ इसकी बुआ को पक्का समझ में आ गई थी कि इसके पीछे 100% कुछ ना कुछ ऊपरी चक्कर है। क्योंकि एक तो इनकी जेठानी के मरने के बाद में इनके घर में वो अजीब-सी जो मनहूसियत छाई रहती थी। ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे जाने में सबको डर लगता था, और वो लड़का ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे ही जाके मरा था अकेले में। तो इनकी बुआ को ये पक्का यकीन हो गया था कि 100% इनके बेटे की मौत के पीछे पक्का इनकी उस मरी हुई जेठानी का ही हाथ है। तो ये पक्का पता करने के लिए, श्योर होने के लिए अपने मोहल्ले के एक तांत्रिक बाबा के पास गए और उनको ये सारी बात बताई। तो उस तांत्रिक ने भी इनको यही बताया कि हाँ,
ये जो लड़का मरा है, ये तुम्हारी जेठानी की जो आत्मा ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, भटकती है, उसी का ही ये किया धरा है। और वो जो दुपट्टा जो उसके गले में था, वो उसी औरत का ही दुपट्टा था, जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर की अलमारी में उसका रखा रहता था। उसी ने तुम्हारे लड़के को मारा है। और असल में उसने मारा इसीलिए था इसके इसके बच्चे को, मतलब अपनी देवरानी के लड़के को, क्योंकि जब वो ज़िंदा थी, तब उसका कभी कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। मतलब कोशिश बहुत करी थी उसने, प्रेग्नेंट होती थी, डिलीवरी भी होती थी, लेकिन डिलीवरी होते ही बच्चा मर जाता था। उसके 2-3 बेटे ऐसे थे, जो कि डिलीवरी होते के साथ में मर गए थे। जीते जी वो चाहे कितनी भी अच्छी औरत रही हो, लेकिन मरने के बाद जो उसके दिल के अंदर की एक भड़ास थी, एक क्या बोलें, एक जो दबी हुई उसकी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बच्चा हो, मेरा कोई बेटा हो, मेरा वंश आगे बढ़े। वो जो उसकी ख्वाहिश थी दबी हुई, वो हमेशा के लिए दबी रह गई। इसलिए मरने के बाद वो अपनी देवरानी के बच्चों को भी मारना चाहती थी, ये सोच के कि मेरा नहीं हुआ तो मैं इनका भी नहीं होने दूँगी। तो ये पता लगने के बाद इन लोगों ने क्या किया, वो जो फर्स्ट फ्लोर था उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। ऊपर बिल्कुल जाना ही बंद कर दिया। घर का कोई भी मेंबर ऊपर फर्स्ट वाले फ्लोर पे नहीं जाता था। बस शाम के टाइम पे इनमें से घर का कोई बड़ा, मतलब इसकी बुआ या इसकी फूफा वगैरह, घर का कोई बड़ा ही ऊपर जाके एक दिया जला के आता था, जिससे कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अंधेरा ना रहे। क्योंकि बताते हैं कि अंधेरे में इस तरह की चीज़ें और पावरफुल हो जाती हैं, और दूर-दूर से चीज़ें जो हैं और पैरानॉर्मल एंटिटीज़ उस जगह पे अट्रैक्ट हो जाती हैं अंधेरे में। अब इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे जाना तो छोड़ दिया था, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी ना, जो इनको डे टू डे लाइफ में इनको जो प्रॉब्लम्स आने लगी थी, इनकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, दूसरे लड़के की पढ़ाई में इफ़ेक्ट पड़ रहा था, ये सब चीज़ें इनके साथ में अभी भी हो रही थी। तो उन्होंने और बहुत से बाबाओं को, तांत्रिक वगैरहों को दिखाया अपना घर, इन सब चीज़ों को ठीक करवाने की, इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन वो सब चीज़ें इनके साथ में होना बंद नहीं हुई। तो आखिर में इन्होंने वो घर ही छोड़ दिया। इनको किसी ने बताया कि ये तब तक होता रहेगा, जब तक तुम ये लोग ये घर नहीं छोड़ दोगे। तो आखिर में इन लोगों ने परेशान होकर, तंग आकर वो घर छोड़ दिया और एक दूसरे घर में जाके रहने लगे। जो कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में इनका बहुत ही अच्छा फैसला था कि उन्होंने वो घर छोड़ दिया। लेकिन इनकी जेठानी की जो आत्मा थी ना, वो बताते हैं कि वो आज भी उसी घर में भटकती है। और अब सिर्फ ना वो आत्मा, बल्कि बताते हैं कि आस-पास के पूरे मोहल्ले में कभी भी, कहीं भी कोई भी मौत होती है ना, तो वो आत्मा उस घर से उठ के इनके उस वाले घर में चली जाती है। और आज की डेट में उस घर में ना जाने कितनी तरह की बलाएँ, कितनी तरह की आत्माओं का बसेरा हो चुका है। एक बार इनकी बुआ का जो बड़ा लड़का है, उसने कोशिश करी थी कि उस घर में एक बार जाके वापस रहें, क्योंकि इनकी वो खुद की प्रॉपर्टी थी, ऐसे अपने घर को एकदम से छोड़ा भी नहीं जाता। लेकिन उस लड़के ने बताया कि रात में जब वो उस घर में सो रहा था ना, नीचे वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले पे नहीं गया था वो, लेकिन नीचे वाले फ्लोर पे जब वो सो रहा था, तो उसको ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई इसको आवाज़ दे के बुला रहा है। तो रात में ही वो वहाँ से भाग के निकल लिया। मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ी उसकी बेवकूफ़ी थी, जो वो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस घर में गया अकेले रात में रुकने के लिए। गनीमत है उसकी जान बच गई, कुछ हुआ नहीं उसके साथ में। लेकिन वो घर आज की डेट में भी बिल्कुल हॉन्टेड है। लेकिन सिर्फ़ वो घर नहीं, उस घर को छोड़ने के बाद ये जिस घर में जाके रहने लगे ना, उस घर को भी इन्होंने एक तांत्रिक से अपने चारों तरफ से किलित करवा रखा है। जिससे कि इनकी जेठानी की आत्मा या और कोई बुरी आत्मा इनके इनके घर के अंदर ना घुस सके, इनके परिवार को परेशान ना कर सके। और ये बताते हैं कि आज की डेट में इसकी बुआ की जो फैमिली है, उनके साथ सब कुछ ठीक है। ऐसा कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं उनके साथ में। मतलब कोई दिखाई नहीं देता, कोई आवाज़ें नहीं आती, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन अब भी उनके साथ में ऐसा होता है, जैसे कि कोई भी खुशी का मौका होता है ना, कोई खुशी एकदम से आने वाली होती है, तो लास्ट मोमेंट पे आते-आते वो खुशी रुक जाती है। जैसे कोई इनके बच्चे की जॉब लगने वाली होती है अच्छी, तो सब कुछ होने के लास्ट मोमेंट पे जॉब इनकी रुक जाती है। या कोई अच्छा रिश्ता आने वाला होता है, तो लास्ट मोमेंट वो रिश्ता मना हो जाता है। कहने का मतलब कि अभी भी कुछ ना कुछ मनुष्यत इनके साथ में चलती रहती है। अब इनको ये नहीं पता कि वो मनुष्यत किस वजह से है। इन्होंने अपना घर भी किलित करवा रखा है और उस घर को भी छोड़ दिया। ये लोग बताते हैं कि पता नहीं कौन-सा इन्होंने ऐसा पाप कर दिया जिसकी कीमत इन लोगों को आज तक चुकानी पड़ रही है। ये थी ये पूरी स्टोरी दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी थी। अब मैं इन स्टोरीज़ को मज़ेदार तो बोलता हूँ, क्योंकि मैं इन स्टोरीज़ को सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। लेकिन जिन परिवारों के साथ, जिन फैमिलीज़ के साथ में ये सब चीज़ें होती हैं, उन लोगों के लिए तो ये सब बहुत दर्दनाक होता है। अब मैं आपको सुनाता हूँ सेकंड स्टोरी। ये स्टोरी मुझे बिहार से मेरे एक व्यूअर ने भेजी है, और इन्होंने भी अपना रियल नेम मेरे को नहीं बताया, लेकिन ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये लड़का बताता है कि बिहार में कोई जिला है सुपौल करके। तो ये असल में इस सुपौल जिले का रहने वाला है, लेकिन बहुत साल पहले 1990s में इसके पिताजी जो हैं, वो किसी काम से नेपाल के विराटनगर में गए थे, अपने किसी फैमिली उसके बिज़नेस के काम से। और वहाँ पे जाने के बाद में इनका अच्छा काम-वाम वहाँ पर चला, तो ये सब लोग वहीं पर ही अपना शिफ्ट हो गए और वहीं पर ही परमानेंटली रहने लग गए।
नेपाल के विराटनगर में। और जब इन लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू किया था, तब इस लड़के की उम्र, जिसने मुझे स्टोरी भेजी है, तब इस लड़के की उम्र 1 से डेढ़ साल के बीच में थी। और तब तो ये लड़का बहुत छोटा था, इसको ये सब चीज़ें भी याद नहीं थी जो इसके साथ में अब होने वाली थी। लेकिन बाद में जब ये बड़ा हुआ, तो इसके मम्मी-पापा ने इसको ये सारी चीज़ें बताई और तब इसने ये स्टोरी मेरे को भेजी थी। तो हुआ ऐसा था कि जैसा मैंने बताया कि नेपाल के विराटनगर में कोई गाँव हुआ करता था, वहाँ पे ये लोग रहते थे। ये 1990s की बात है। तो उन दिनों वो जो एरिया था, जहाँ पे ये लोग रहते थे, वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। था तो वो गाँव, लेकिन गाँव के लिहाज से भी वो बहुत ही दूर-दराज वाला इलाका हुआ करता था। और थोड़े बहुत घर थे वहाँ पे, वो भी दूर-दूर थे घर। और जिस जगह इन्होंने अपना घर बनाया था ना, उस घर के जस्ट बगल में ही, मतलब मुश्किल से 100 कदम दूर, एक बहुत बड़ा-सा श्मशान घाट भी हुआ करता था। लेकिन इसके जो पापा थे, इस लड़के के जो अब्बू हैं, ये बताता है, वो एक मौलाना हुआ करते थे। मतलब उनका छोटा-मोटा बिज़नेस था, उसके साथ में वो मौलाना वाला काम भी करते थे। और मौलाना थे तो इस वजह से आस-पास के लोगों के भूत-प्रेत उतारना, इन सब चीज़ों का, ऊपरी चीज़ों का इलाज करने का भी वो काम करते थे। तो कई बार क्या होता था, किसी के घर में या किसी के ऊपर कोई ऊपरी चीज़ आ जाती थी, दूर-दूर के लोग, तो वो इनके पास में इनको बुलाने के लिए आते थे। तो ऐसे ही एक बार इसके पापा ऐसे ही किसी काम से अपने घर से दूर गए हुए थे और उनको जो है 15-20 दिन बाद अपने घर पे वापस आना था। तो इसके घर पे सिर्फ़ इसकी मम्मी, इस लड़के की, और ये लड़का, जो कि उस टाइम मुश्किल से 1 से डेढ़ साल के बीच में था, ये दोनों ही रहा करते थे। लेकिन अब हुआ क्या कि ये लड़का बताता है कि जब इसके अब्बू चले गए ना घर से उन इलाज करने के लिए किसी का, तो उसके बाद इस लड़के की तबीयत खराब रहने लगी अचानक से। रात में वैसे तो ये बिल्कुल ठीक रहता था, मतलब छोटा-सा बच्चा ही था, छोटा बच्चा तो क्या करेगा, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता। तो लेकिन ये रात में सोते समय किसी भी टाइम पे उठ जाता और उठ के ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता। अब छोटा बच्चा रात में उठ के रो रहा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन इसके साथ में एक अलग चीज़ ये होती थी कि जब भी ये रोता था ना, तो अपने घर से वो निकल के, मतलब पैरों पे चलता था, घुटनों के बल चलता था। तो घुटनों के बल चलता-चलता ये गंदी जगहों पर जाता था। गंदी जगह जैसे कि या तो टॉयलेट की तरफ जाता था, या घर के बाहर जो नाली बनी होती थी, गंदी नाली, उस तरफ जाता था, या कूड़े के ढेर की तरफ जाता था। हर बार ऐसा ही होता था, रात में उठता, रोता और घुटनों के बल चलता हुआ टॉयलेट में चला जाता, ना कूड़े कूड़े में चला जाता, नाली वाले में चला जाता। तो शुरू के 1-2 दिन तो इसकी जो मम्मी थी, उन्होंने इग्नोर किया कि शायद वैसे ही कुछ, मतलब बच्चा रोता है, रोते-रोते चला जाता होगा। लेकिन जब अगले हफ्ते 10 दिन तक ये सेम चीज़ें रहती इसके साथ में होने लगी ना, तो इनको थोड़ा-थोड़ा ये लगने लग गया कि पक्का ये कुछ ना कुछ ऊपरी चक्कर है इसके साथ में। साथ में एक चीज़ और ये लड़का बताता है कि जब ये रोता था ना, जब वो वाला स्पेल आता था इसके ऊपर, मतलब ये ऊपरी चक्कर वाला स्पेल आता था, डेढ़ साल के 1 से डेढ़ साल की इसकी उम्र थी, इसके अंदर ऐसी ताकत आ जाती थी कि इसकी मम्मी और इसकी मौसी-वौसी सब मिलके इसको पकड़ते थे ना, वो भी इसको सँभाल नहीं पाते थे। इसके अंदर इतनी ताकत आ जाती थी। और ये सब देखने के बाद अब तो घर के लोगों को 100% यकीन हो गया था कि बच्चे के ऊपर कुछ ना कुछ ऊपरी चक्कर आ गया है। अब इसके पापा ही थे मौलाना, जो कि इलाज करते थे, तो इन्होंने किसी को दिखाया भी नहीं, ये सोच के कि भई 15-20 दिन बाद इसके पापा घर आएँगे, तो वही इसका इलाज कर देंगे। तो 15-20 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर 20 एक दिन बाद इसके जब पापा घर पे आए, तो इसकी मम्मी ने सारी बातें बताई इनको कि भई रात में बच्चा ऐसे-ऐसे करता है। तो जो भी इनके पापा क्रिया, इलाज वगैरह करते थे, उन्होंने कुछ पढ़ा और इसके ऊपर अपनी क्रियाएँ वगैरह करी और उसके बाद ये बच्चा ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये ठीक तो हो गया, लेकिन ये सिर्फ़ ये 1 या 2 दिन के लिए ही ठीक रहता था और 1-2 दिन बाद ये फिर से वही हरकतें करने लग जाता था। मतलब रात में रोता और रोते-रोते गंदी जगहों पे जाता। तो अब इसके पापा को भी ये बात समझ में आ गई कि ये जो भी चीज़ इस बच्चे के ऊपर आ रखी है, इसका इलाज मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब मैं इस चीज़ का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बताता कि इनके उस एरिया में विराटनगर में एक कोई और मस्जिद हुआ करती थी, जो कि बहुत ही बड़ी मस्जिद थी और उसमें एक बहुत बड़े मौलाना बैठा करते थे। तो एक दिन इसके पापा उन बड़े मौलाना के पास में गए और उनको सारी बात बताई। तो उस मौलाना ने इनसे बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम बच्चे को मेरे पास में लेकर आओ, मैं देखता हूँ कि बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम है। तो अगले दिन ये उस मौलाना के पास गए, बड़े वाले मौलाना के पास में, अपने बेटे को लेकर, इस बच्चे को लेकर। तो उन बड़े मौलाना ने ना अपनी आँखें बंद करी और मन ही मन कुछ पढ़ा और फिर पढ़ने के बाद में इसके पापा को सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि तुम्हारे इस बच्चे के ऊपर ना 6 आत्माएँ सवार हैं, 6 भूत सवार हैं इस बच्चे के ऊपर। अब जैसा मैंने बताया कि इसके पापा, इस बच्चे के पापा खुद ही एक मौलाना थे, भूत-प्रेतों का इलाज करते थे। तो इनका तो ये रोज़ का काम था, भूत-प्रेतों वगैरह के बारे में ये सुनते ही रहते थे, उनको दूर करते ही रहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना,
जब खुद अपने ऊपर मुसीबत आती है, तब इंसान को पता चलता है कि वो कितना खतरनाक होता है। तो जब इसके पापा को ये पता चला कि इन्हीं के बेटे के ऊपर 6-6 भूत सवार हो गए हैं, तो वो सब मौलाना के सामने रोने लग गए और उनसे बोलने लगे कि मौलाना कि अब क्या करें, मेरे बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, तो आप इसका कोई तरीका बताओ, कोई इलाज बताओ। तो उन मौलाना ने बताया कि असल में जो तुम्हारा घर है ना, वो इन 6 भूतों के घर के ऊपर बना हुआ है, इसलिए उनको दूर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जगह उन्हीं भूतों की है। लेकिन इसके पापा बोले कि नहीं, आप मेरी बेटे की जान बचाने के लिए कुछ तो करें, कोई तो तरीका निकालें। तो उन मौलाना ने बोला कि चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं। एक तरीका है कि आपके बेटे को बचाया जा सकता है और आपके घर को भी जो है सेफ रखा जा सकता है इन चीज़ों से। उन्होंने बोला कि मैं आपके घर आऊँगा, लेकिन मैं 8 दिन बाद मतलब 1 हफ्ते बाद 8वें दिन आपके घर आऊँगा और इस बीच 1 हफ्ते तक आपको अपने घर के आँगन में अज़ान देनी है। अज़ान समझते हो? जैसे मुस्लिम्स में जब भी नमाज़ होती है तो उससे पहले एक आवाज़ दी जाती है मस्जिद से, उसको अज़ान बोलते हैं। तो उसने बोला कि आपको अपने घर के आंगन में खड़े होके हर रोज शाम के टाइम पे जोर से अजान देनी है। 7 दिनों तक आपको ऐसा करना है और 8वें दिन मैं आपके घर में आऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इसके पापा को एक लिस्ट भी दी, कुछ सामान की लिस्ट दी और बोला कि 8वें दिन जब मैं आऊंगा आपके घर पे शाम के टाइम पे, तो आपको इस लिस्ट में जो जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ये सारी चीजें लेकर आनी है। तो उसके पापा तैयार हो गए कि ठीक है, आप ये लिस्ट मेरे को दे दीजिए और ये सारा सामान मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 8वें दिन जिस दिन आप मेरे घर आएंगे। और उसके बाद वो घर चले गए और घर जाने के बाद उन्होंने वैसा ही किया जैसे उन बड़े मौलाना ने बताया था। हर शाम को अपने घर के आंगन में खड़े होके ये आवाज़ देते, अज़ान देते ज़ोर से और उसके बाद अपना नमाज़ पढ़ के घर के अंदर चले जाते। लेकिन इस सब से उस बच्चे के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता दिख नहीं रहा था। मतलब वो बच्चा अभी भी वही सब हरकतें कर रहा था। रात के टाइम पे रोता और गंदी जगहों पे जाता और ये सब चीज़ें उल्टी-सीधी हरकतें करता। लेकिन फिर 8वें दिन क्या हुआ, 8वें दिन वो बड़े वाले मौलाना अपने साथ 2-3 और लोगों को लेकर इनके घर पे आए। और फिर उन्होंने वो सामान माँगा, जो सामान इन्होंने लिस्ट में दिया था, तो वो इसके पापा ने पहले से लाके रखा हुआ था, तो वो सारा सामान इन्होंने इनको दे दिया। उसके बाद ये 3-4 लोग जो थे, ये इनके घर के आँगन में बैठ गए और ऐसे एक गोला बना के बैठ गए और कुरान पढ़ने लगे ज़ोर-ज़ोर से। अब क्या हुआ, उन वो जो लोग बैठे थे, 2-3 जो लोग बाहर से आए थे और साथ में इसके पापा भी था, इन्होंने क्या देखा कि करीब 20-25 मिनट बाद, जब ये कुरान पढ़े जा रहे थे, 20-25 मिनट बाद इनके घर से एक बड़ा-सा काले रंग का साया, मतलब बिल्कुल साफ-साफ, इन सब ने देखा था वो साया निकलता हुआ। इनके घर में अंदर कमरे से निकल के आया और इनके घर के बाहर चला गया वो साया। इसके बाद फिर मतलब ये जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे और वो जो सामान इन्होंने मँगाया था उससे अपनी इन्होंने जो भी क्रिया वगैरह करी, जो भी तांत्रिक क्रिया इनके मतलब मुस्लिम्स के हिसाब से होती हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने करी और वो सब कुछ करने के बाद में फिर इन्होंने बड़े मौलाना ने 4 कीलें दी इसके पापा को। वो बोला कि अपने घर के चारों कोनों में इन कीलों को बाँध दो। तो मतलब कीलों को ठोक के लगा दो, जिससे कि तुम्हारे घर के अंदर वो चीज़ें दोबारा से घुस ना पाएँ। तो उसके पापा ने वैसा ही किया। अपने घर के चारों कोनों में वो चारों कीलें ठोक दी। लेकिन सिर्फ़ इतना ही नहीं, इसके बाद उस मौलाना ने इनके पूरे परिवार को एक-एक तावीज़ भी दिया। वो बोला कि अगले कम से कम 2-3 सालों तक तो इस तावीज़ को बिल्कुल अपने से अलग मत करना। 2-3 साल बाद वो जो चीज़ें आपके घर में थी, वो बिल्कुल इस घर का रास्ता भूल जाएँगी। उसके बाद बेशक आप तावीज़ उतार भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर लास्ट में जब ये सब कुछ खत्म हो गया, तो उन मौलाना ने ये भी बताया कि वो जो 6 भूत थे ना, वो सब के सब एक ही परिवार के भूत थे और वो किसी ज़माने में इसी ज़मीन पे रहा करते थे और इसी ज़मीन पे मतलब इसी जगह पे उन सब की मौत हो गई थी और फिर सालों बाद आपने आके यहाँ पे अपना घर बना लिया। इसलिए वो आपके बच्चे के ऊपर आ गए थे। लेकिन आपके बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है कि आपने समय रहते ये सब चीज़ें मुझे बता दी, मेरे पास आके इलाज करवा लिया। क्योंकि अगर आपको मेरे पास आने में 5-6 दिन की देर और हो जाती ना, तो वो पक्का आपके बच्चे को मार के अपने साथ ले जाते। दोस्तों ये थी ये सेकंड स्टोरी। ये भी बहुत मज़ेदार स्टोरी थी। हालाँकि फर्स्ट स्टोरी की तरह इस स्टोरी में ऐसी कोई डेथ नहीं हुई, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि इस स्टोरी में तो एक छोटे बच्चे के ऊपर ही ये सब कुछ हो गया था। अब थोड़ा-सा इन दोनों स्टोरीज़ के बारे में मैं आपको अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करूँ, तो जो फर्स्ट स्टोरी थी ना, ये तो देखो पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ही डरावनी स्टोरी थी। क्योंकि जिस तरह से उस बड़े वाले लड़के की इनकी डेथ हुई थी, उसके गले में फंदा लटका हुआ था। ये बहुत ही डरावना वाक़या इनके साथ में हुआ था। और सबसे अजीब बात देखो, मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत सारी स्टोरीज़ डाल चुका हूँ, आप लोगों को पता है मैं सुनाता रहता हूँ स्टोरीज़। लेकिन इस तरह का सुनने को मुझे तो आज तक कभी नहीं मिला कि किसी मरी हुई आत्मा ने अपने ही परिवार के किसी लड़के को फांसी से उसका गला घोंट के फांसी दे के उसको ऐसे जान से मार दिया हो। तो ये तो अपने आप में दर्दनाक तो था ही लेकिन बहुत ही डरावना भी था। और
वो घर ये बताते हैं कि आज की डेट में भी वो घर हॉन्टेड है। बहुत से लोगों से इन्होंने उसका इलाज करवाने की कोशिश करी, लेकिन वो इलाज हो नहीं सका उस घर का। और जैसे मैंने बताया, एक चीज़ और बताई थी इन्होंने लास्ट में कि आस-पास के मोहल्ले में भी अगर कोई डेथ होती है, कोई भूत-वूत होता है, तो वो भूत भी इन्हीं के घर में आके रहने लग जाता है। ये चीज़ मुझे यकीन तो है ऐसा होता होगा 100%, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो दूसरे भूत भी इस जगह पे ही आके क्यों रहने लग जाते हैं? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। शायद इस वजह से कि उनको पता है कि भई उस घर में पहले से ही भूत रहते हैं, तो आपस में मिल-जुल के रह सकते हैं। और तो कोई मुझे ऐसा रीज़न समझ में नहीं आता है कि आस-पड़ोस के मोहल्ले के भूत भी क्यों वहाँ पे आके रहने लग जाते हैं। लेकिन ये स्टोरी है बिल्कुल रियल, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। इस लड़के ने काफ़ी टाइम पहले मेरे को स्टोरी भेजी थी, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल रियल स्टोरी है। इस स्टोरी में मैंने इसका रियल नाम नहीं बताया क्योंकि इसने मना करा था मुझे नाम बताने के लिए, लेकिन मुझे पता है इसका रियल नेम क्या है। और सेकंड स्टोरी की बात करूँ, ये जो नेपाल वाली स्टोरी है, ये स्टोरी इस स्टोरी में तो जो कुछ हुआ, मतलब शमशान घाट जहाँ पे होते हैं, आस-पास की जो जगहें होती हैं, वो तो थोड़ा प्रोन होती हैं इस तरह की चीज़ों में, मतलब जहाँ के पैरानॉर्मल चीज़ों के होने के चांस होते ही हैं। तो इस स्टोरी में ऐसा नहीं था कि भई बहुत कुछ ऐसा हो गया कि भई ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन एक सोचने वाली बात ये थी कि भई परिवार में उस बच्चे के ऊपर जो 6 भूत आए थे, वो 6 के 6 एक साथ कैसे आ गए? मतलब 6 लोग मान लो उस परिवार में किसी ज़माने में रहते होंगे, तो 6 के 6 एक साथ कैसे मर गए फिर वो? या तो हो सकता है 6 के 6 का मर्डर हुआ हो किसी ज़माने में, इस वजह से वो लोग वहीं पर ही भटक रहे हों, उनकी आत्माएँ वहाँ पे भटक रही हों। और छोटे बच्चे क्योंकि इस तरह की चीज़ों में जो है बहुत मासूम होते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ें आसानी से आ जाती हैं, इसलिए शायद वो सब चीज़ें इस बच्चे के ऊपर में आ गई होंगी। लेकिन जो भी था, खुशकिस्मती थी इस बच्चे की कि इसकी जान बच गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं इसके साथ में। तो ये थी ये दोनों स्टोरीज़ दोस्तों। उम्मीद है आपको दोनों स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की हॉरर स्टोरीज़ मुझसे सुनना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट की स्टोरीज़ सुनना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है, जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो अपनी स्टोरी मुझे ईमेल या व्हाट्सएप से टाइप करके सेंड कर सकते हैं। अपनी स्टोरी मुझे ऑडियो में मत भेजना दोस्तों, मैं ऑडियो में स्टोरीज़ नहीं लेता हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी स्टोरी टाइप करके ही भेजें। अगर आप व्हाट्सएप या ईमेल पे टाइप नहीं कर सकते, तो पेपर पे टाइप करके भेज सकते हैं, लेकिन पेपर पे ऊपर नंबर डाल देना, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज इस तरीके से, और उसकी फ़ोटो खींच के आप मुझको भेज सकते हैं। जाने से पहले बिहार की इस चुड़ैल की हॉरर स्टोरी सुनना मत भूलना, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।